हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआईएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत। और बायोलॉजी में हमने बहुत कुछ पढ़ा बायोलॉजी में, और बायोलॉजी सब्जेक्ट को मैंने थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड किया है, आई नो। बट ये एक बार अगर आपने बायोलॉजी कर लिया तो उसके बाद आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट से डर कभी नहीं लगेगा। और बायोलॉजी सब्जेक्ट से ही आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी भी अच्छा हो जाएगा। यूपीपीएससी की बात कर लो, चाहे यूपीएससी और किसी भी स्टेट की पीएससी की बात कर लीजिए, आपका बायोलॉजी से ही इन्वायरमेंट इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। चाहे वो इकोसिस्टम पढ़ना हो, चाहे इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स पढ़ने हो, चाहे जितनी भी चीज़ है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ना हो। बायोडाइवर्सिटी पढ़ने के लिए आपको एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपको एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम आपको पढ़ाऊंगा। तो बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और यूपीएससी में आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन उसका आधार कहीं ना कहीं बायोलॉजी ही है। और पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि कैसे ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। इम्यूनिटी में टी सेल और बी सेल का क्या रोल होता है, लेकिन वो टी सेल एंड बी सेल कहीं ना कहीं आपको ब्लड के अंदर ही ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी के अंदर पढ़ना होता है। और वो क्वेश्चन सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आया है इस साल के यूपीएससी में कि टी सेल एंड बी सेल का योगदान क्या इम्यूनिटी में होता है। और यस, इसका आंसर था यस, टी सेल एंड बी सेल आपको ऑप्शन में टिक करना था। वो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी से रिलेटेड है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। तो इससे पहले मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं कुछ चीज आपको और बता दूं। अगली लेक्चर में बात करता हूं कि आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग तो थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, लेकिन अगली लेक्चर में हम ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, रुधिर वर्ग। और रुधिर वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी क्या है, ओ क्या है, इसकी बात करेंगे। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होते हैं, उनकी बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आरएच फैक्टर क्या होते हैं, आरएच का मतलब क्या है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव निगेटिव का मतलब क्या है, गोल्डन ब्लड क्या होती है, आर्टिफिशियल ब्लड क्या होती है, इनकी बात करेंगे हम लोग। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, जब आप अपना ब्लड किसी को व्यक्ति को देते हैं तो वो कैसे होता है, उसमें क्या मैच करना होता है। क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान आप पूरे ब्लड को चढ़ाते हैं? नो, ऐसा नहीं होता है कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, दूसरे को ब्लड दे रहे हैं, आपका पूरा ही ब्लड उसको चढ़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसको समझेंगे हम लोग कि पूरा ही ब्लड दिया जाता है कि कुछ चीजें और निकाल के दी जाती है, इसकी बात हम लोग करेंगे। साथ में आपको बताऊंगा कि क्या हमारा ब्लड ग्रुप पूरे जीवन भर एक ही रहता है कि इसमें भी बदलाव आते हैं? यस, ब्लड ग्रुप भी समय के साथ बदल सकते हैं। आपका ब्लड ग्रुप अगर बचपन में ए था तो हो सकता है आगे चल के ए बी हो जाए, बी हो जाए या ओ हो जाए। पॉसिबिलिटी है कि आपका ब्लड ग्रुप चेंज हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो कुछ ब्लड ग्रुप के रिलेटेड बातें हैं जो हमें समझने की जरूरत है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ब्लड ग्रुप जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद सीधा हम लोग आ जाएंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात जो हमने की थी, कार्डियक सिस्टम, हार्ट सिस्टम, जो हृदय की बात हम लोग करेंगे। और हृदय के बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे कि एट्रिया वेंट्रिकल क्या होते हैं और पूरी वॉल वगैरह क्या होती है हृदय में। उसके बाद हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम पे आएंगे, ठीक है। तो आपको मैंने ये तो सारी प्लानिंग बता दी है कैसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जस्ट बायोलॉजी कंप्लीट करके हम लोग सीधा एनवायरमेंट इकोलॉजी में एंट्री मार लेंगे। और एक चीज और बताता हूं, जितने भी लोग एमपी सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अलग से मेरी चैनल आने वाली है। एमपी सब इंजीनियर के नाम से ही चैनल है, मैं आपको बता दूंगा। और उस लेक्चर में पहली बार मैथमेटिक्स जा रही है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो जो भी आपके फ्रेंड एमपी सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम आने वाला है, मैं बहुत फास्ट टारगेट बैच के रूप में स्टार्ट करने वाला हूं। मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग के जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करूंगा, और मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। जो उसका कुछ पोर्शन है, सिलेबस ऐसे मेंशन नहीं है, बट उनमें चीजें हमने आकलन की है प्रीवियस ईयर को देख के, तो उस तरीके से मैं उसको टारगेट बैच के रूप में कंप्लीट करूंगा। तो जो भी आपके दोस्त हैं एसएससी जेई और व्यापम सब इंजीनियर, उसके लिए आप जरूर बोल देंगे कि लेक्चर को प्रोसीड करें और देखें कि हाँ, सारी चीजें कंप्लीट करके दूंगा मैं। कम से कम समय में, 1 महीने का लगभग समय है, 25 दिन के आसपास का समय है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत फास्ट और बहुत ही सटीक और बहुत ही स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिजाइन किया है कि कैसे आपको पढ़ना है और किस तरीके से क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं, जो जेई के अंदर है या सब इंजीनियर जो है, व्यापम सब इंजीनियर, उसको मैं कवर करूंगा। ये छोटा सा मैंने इंट्रो दिया आपको। आपके दोस्त जो भी होंगे उनको जरूर शेयर कीजिएगा। आज मैं आपको स्टार्ट करता हूं थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स की बात। इससे पहले मैंने आपको आरबीसी, इराइथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, उसकी बात मैंने आपसे कर ली है। आप लेक्चर देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है। आज हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स की बात करेंगे। थ्रोम्बोसाइट्स,
या प्लेटलेट्स। इसमें अंतर भी होता है, मैंने बताया था। अब जो लोग नए होंगे उनको पता नहीं चलेगा अंतर क्या है, बट मैं फिर भी थोड़ा सा अंतर बता देता हूं। लेक्चर शुरुआत से देखे जो मैंने पढ़ाया तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्लेटलेट्स वर्ड जो होता है ये यूज किया जाता है मैमल में, यूज्ड इन मैमल, दिस वर्ड इज यूज्ड इन मैमल्स। ठीक है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, कि होता है, ये भी एक क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, तो इसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता है, दे लैक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता है। ये एक दो पॉइंट है। अब बात आती है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स जो है ये नॉन मैमल्स होते हैं, जो मैमल नहीं है उनमें यूज किया जाता है। दिस वर्ड इज यूज्ड इन नॉन मैमल्स, जो मैमल्स स्तनधारी नहीं है उनमें यूज किया जाता है। स्तनधारी क्या होते हैं अभी शायद नहीं पता होगा, फिर भी आप जो अपने बच्चों को दूध फीड कराते हैं उनको स्तनधारी बोलते हैं। नॉर्मली आप इतना ध्यान रखेंगे और जानकारी हम लोग लेंगे। और इनमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। देखिए दोनों में अंतर क्या है, लेकिन आमतौर पे हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं इन दोनों को, बट ऐसा है नहीं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। प्लेटलेट्स की बात करूं तो प्लेटलेट्स जो होते हैं बोन मैरो में, अब जानते हैं बोन मैरो के अंदर सारी चीजें बनती है, बार बार मैंने बताया जहां ये चीजें बनते हैं वहीं पे भी डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। बोन मैरो में ये प्लेटलेट्स बन रहे हैं, बट बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट सेल होते हैं, उन सेल्स के फ्रैगमेंट होते हैं ये प्लेटलेट्स। ये सेल नहीं है प्लेटलेट्स, नहीं ये सेल नहीं है, ये दीज आर द सेल फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स इन बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं उन कोशिकाओं के ये फ्रैगमेंट्स होते हैं, सेल फ्रैगमेंट्स इनको बोला जाता है। दीज आर द सेल फ्रैगमेंट्स, प्लेटलेट्स की बात कर रहा हूं, सेल फ्रैगमेंट्स, टुकड़े हैं ये, सेल नहीं है। किसके टुकड़े हैं? मेगा कैरियोसाइट्स के, जो कि बोन मैरो में पाया जाता है, अस्थि मज्जा में। मेगा कैरियोसाइट के ये सेल फ्रैगमेंट है, टुकड़े हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है, सेल नहीं है प्लेटलेट्स। ये एक बेसिक जानकारी अंतर थी, आमतौर पे लोग दोनों एक ही वर्ड यूज करते हैं, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। ठीक है, आगे आते हैं प्लेटलेट्स के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो प्लेटलेट्स की बात करूं तो प्लेटलेट्स जो है, ये जो वर्ड है आपको बताऊं मैं कि इसमें न्यूक्लियस नहीं, आपने देख लिया। ये प्लेटलेट्स जो है नॉर्मली इसका एवरेज लाइफ कितना होता है, लगभग एवरेज लाइफ इसका कितना होता है, एवरेज लाइफ इसकी एवरेज लाइफ लगभग 10 दिन या 14 दिन के आसपास बताई जाती है। ठीक है ना, लगभग 10 to 14 डेज के आसपास होती है। ठीक है ना, कहीं आपको 14 दिन लिखा मिलेगा, कहीं 10 दिन लिखा मिलेगा, 10 to 14 डेज के आसपास मैं बता दे रहा हूं आपको, ये ध्यान रखेंगे एक रेंज। ठीक है ना, 10 से 14 दिन, 10 दिन भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछा गया, या एवरेज लाइफ इसकी 14 दिन भी बताई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं, इसमें क्वेश्चन और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। थ्रोम्बोसाइट्स की थोड़ी बात करते हैं। नॉर्मली इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं हम लोग, बट डिफरेंस तो आपने समझ लिया क्या है। थ्रोम्बोसाइट्स में आपको बताऊं, थ्रोम्बो का मतलब क्या है। थ्रोम्बो, थोड़ा दोनों की बात करूं मैं। थ्रोम्बो मतलब होता है क्लॉटिंग, क्लॉटिंग, और साइट्स का मतलब बताइए। थ्रोम्बो मतलब तो क्लॉटिंग, क्लॉटिंग मतलब जानते ही हो, थक्का जमाना। साइट्स का मतलब होता है सेल, कोशिका, सेल्स। ये वर्ड पकड़ना होता है बायोलॉजी के अंदर, तब आप समझ पाएंगे। ये हो गया, ठीक है ना। और इसी को कभी कभार हम लोग इंटरचेंजेबली प्लेटलेट्स भी बोल देते हैं, बट डिफरेंस क्या है मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि प्लेटलेट्स कितने होते हैं। अगर ये जानना है कि प्लेटलेट्स हमारे पास कितने होते हैं, तो इसके लिए आपको 2 से 3 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर के आसपास संख्या होती है प्लेटलेट्स की। 2 से 3 लाख, 2 से 3 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। क्यूबिक मिलीमीटर मतलब कि मिलीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर क्यूब ले ले तो उसमें 2 से 3 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर बोल रहा हूं मैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखेंगे। ये प्लेटलेट्स की संख्या है, प्लेटलेट्स दिस इतने नंबर में होते हैं। ठीक है ना, इन डेंगू नंबर ऑफ प्लेटलेट्स डिक्रीज। डेंगू जब बीमारी होती है तो प्लेटलेट की संख्या ही कम होती है। फिर जानते हैं कि उस समय पेशेंट को पूरा ब्लड नहीं चढ़ाते हैं, यही मैं आपको सिखाऊंगा भी ब्लड ग्रुप में। उस समय सिर्फ पेशेंट को ब्लड नहीं, उस समय सिर्फ पेशेंट को हम लोग प्लेटलेट देते हैं, पूरा ब्लड नहीं चढ़ाते हैं। तो इन डेंगू नंबर ऑफ प्लेटलेट्स डिक्रीज, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स डिक्रीज कर जाता है डेंगू के समय। और डेंगू में जानते हो क्या क्या फ्रूट खिलाने पड़ते हैं। डेंगू नंबर ऑफ, कीवी जानते होंगे, कीवी, प्लेटलेट्स डिक्रीज है। ठीक है ना, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स डिक्रीज कर जाते हैं, ये एक पॉइंट हुआ। ठीक है, और प्लेटलेट्स की बात करूं तो ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, ये आपको पता होगा। प्लेटलेट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, इसकी बात मैं अभी करूंगा। तो इनकी फंक्शन लिखते हैं, प्लेटलेट के फंक्शन क्या है, फंक्शन लिखे, इसको मिटा लेते हैं मैं। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। प्लेटलेट की फंक्शन देखते हैं, वो थ्रोम्बोसाइट्स की हल्की सी बात मैंने कर ली आपको। प्लेटलेट की फंक्शन क्या है, आप लोग जानते होंगे। प्लेटलेट की फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग में सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है, क्लॉट रिट्रैक्शन में भी है।
क्लॉट के रिट्रैक्शन मतलब क्लॉट के सिकुड़ने में, जो क्लॉट हुआ है ना रक्त का थक्का, उसके सिकुड़न में भी उसका योगदान होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग एंड क्लॉट रिट्रैक्शन फंक्शन क्या है इसका? ब्लड की क्लॉटिंग तो है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन ये भी समझ जाए कि जो क्लॉट बना है उसके सिकुड़ने में भी है, सिकुड़ता है ना, सिकुड़न होती है ना, उसमें भी है क्लॉट रिट्रैक्शन। ये 2 पॉइंट लिख लेंगे, ब्लड क्लॉटिंग एंड क्लॉट रिट्रैक्शन, इसमें इसका मेन रोल है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या ये रिलीज करता है? प्लेटलेट। ये प्लेटलेट कुछ बनाता है, रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन। अभी मैं बताऊंगा इसको अच्छे तरीके से, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैसे ये काम करता है। दिस प्लेटलेट रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये क्लॉटिंग को इनिशिएट करता है, शुरुआत करता है, ये इनिशिएट्स क्लॉटिंग। क्लॉटिंग को ये शुरुआत करता है, किस शुरुआत करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं, क्लॉटिंग की शुरुआत करता है। आगे चलते हैं। ओके, अब इतने में बताता हूं आपको कि अगर आपकी ब्लड की बात करें, अगर आपको कट लगती है बॉडी में, कहीं कहीं भी स्क्रैच होता है, कट लगता है, तो ब्लड लॉस होने लगती है। तो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए उस टर्म का नाम क्या है जिसे हमें बोलते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। ठीक है ना, उस टर्म का नाम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस के नाम से जाना जाता है हेमोस्टेसिस। होम्योस्टेसिस नहीं, हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस है ना, एक होम्योस्टेसिस होता है, वो अलग चीज है। हेमोस्टेसिस, वो होम्योस्टेसिस की बात हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी करेंगे। हेमोस्टेसिस जो होता है ये प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, ये टर्म उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, इसको नोट कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि अब क्या होने वाला है। देखिए डिटेल में हमें हेमोस्टेसिस जो कि प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस है, इस प्रोसेस के अंदर ही बहुत सारे स्टेज होते हैं और इसी स्टेजेस के दौरान हमारी जो ब्लड में क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस के दौरान। तो हेमोस्टेसिस वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू ब्लड लॉस रुक जाता है। बट इसी दौरान आप जानते हैं कि कई स्टेजेस होंगे और इसी दौरान आपका क्लॉट बनेगा, ब्लड के क्लॉट होंगे, इसी प्रोसेस के अंदर होता है। कई सारे स्टेज में होते हैं, बट वो आपके एग्जाम में है नहीं कि मैं आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बताऊं। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में कुछ पॉइंट ऐसा समझाता हूं ताकि आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझ में आ जाए। देखिए क्या होता है, क्या है, जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की बात करते हैं, इसको भी मिटा देता हूं ना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग, क्योंकि मेन तो वही है। क्लॉट का सिकुड़ना भी इसका एक फंक्शन है प्लेटलेट का, कि क्लॉट का सिकुड़न भी कराता है, बट आप लोग नॉर्मली जानते हैं कि ब्लड की क्लॉटिंग कराता है, बट दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की क्या रिलेशन है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, देखिए तो हेमोस्टेसिस प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से प्रिवेंशन ऑफ ब्लड होता है और कई सारे स्टेजेस में होता है, कई सारे स्टेजेस में होता है। तो उसमें बताऊं आपको, नॉर्मली ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन जो होता है वो दूसरे तीसरे स्टेज में जाके लगभग होती है। पहले स्टेज में तो वैस्कुलर स्पाज्म होता है, हल्की सी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो वैस्कुलर स्पाज्म पहला प्रोसेस है, किसमें? हेमोस्टेसिस में। हेमोस्टेसिस जो मैंने बताया है उसमें पहला स्टेप क्या है? वैस्कुलर स्पाज्म। वैस्कुलर स्पाज्म क्या होती है? जो ब्लड वेजल्स कटी है, उस ब्लड वेजल्स की वॉल की जो स्मूथ मसल सेल्स होती हैं उनमें, अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ी सी डिटेल में जाना पड़ जाएगा, बट वैस्कुलर स्पाज्म की बात करूं तो जो ब्लड वेसल्स कटी है उस एरिया में नॉर्मली संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जहां पे भी ब्लड वेसल आपकी कटी है, ठीक है ना। तो आपस में लोकल लेवल पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, वो एरिया नैरो हो जाते हैं। ब्लड वेजल्स जहां भी कटी हैं वहां पे आपस में उन एरिया पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और वहां के ब्लड वेजल्स, धमनियां नैरो हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं, इसमें वैस्कुलर स्पाज्म, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी प्रोसेस क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, ठीक है ना। पहला में आपने समझ लिया कि वेस्कुलर स्पाज्म में जब ब्लड वेसल्स कटी जाएंगी, जब धमनियां कट जाएंगी, ब्लड वेसल्स कट जाएंगी, तो क्या होगा? उनमें आपस में लोकल लेवल पर कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन से वहां का एरिया नैरो हो जाएगा। ये हो गया वेस्कुलर स्पाज्म। दूसरा,
फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, इसमें क्या होगा, प्लेटलेट्स उस डैमेज रीजन में पहुंच जाएंगी जहां पर चोट लगी है, जहां पर भी चोट लगी है ब्लड में प्लेटलेट मूव कर रही है, वहां से उस डैमेज एरिया पे प्लेटलेट रीच करेंगी, पहुंचेंगी, वहां पे पहुंच जाएंगी। वहां पे पहुंचने पे ब्लड वेजल्स में क्या होगा, ब्लड वेजल्स की वॉल में क्या होगा, वहां पे प्लेटलेट के प्लग्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे जहां पे भी रप्चर हुआ है। नॉर्मल इतना आप ध्यान रखेंगे, तो ये एक चीज हो जाएगा। आगे चलते हैं, तीसरा क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना, ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट होगा तीसरे प्रोसेस में, इसमें तीसरे प्रोसेस में होगा ब्लड क्लॉटिंग। डिटेल भी है इनके बारे में, बट आपसे जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी मैं आपको उतना बता रहा हूं जितना आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तीसरा होगा ब्लड क्लॉटिंग। अब होगा ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग्स, प्लेटलेट प्लग्स बनने के बाद क्या होगा, ब्लड क्लॉट होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये प्लेटलेट प्लग में क्या क्या हो रहा है मैंने आपको बताया, प्लेटलेट प्लग में उस डैमेज एरिया पर प्लेटलेट्स पहुंच जाएंगी, प्लेटलेट्स उस डैमेज एरिया पे पहुंच जाएंगी, और क्या होगा, प्लेटलेट्स वहां पे पहुंचने के बाद, इसी में सुन लो आप, प्लेटलेट्स वहां पे पहुंचने के बाद यहां पे प्लेटलेट्स थोड़ा स्वेल कर जाएंगी, थोड़ी फूल जाएंगी और इररेगुलर शेप की हो जाएंगी, तब जाके प्लेटलेट प्लग बनेगा उस एरिया पे जहां पे डैमेज हुआ है आपका, ठीक है ना। वहां पे प्लेटलेट वहां पे स्वेल कर जाएंगी और थोड़ा इररेगुलर शेप की हो जाएंगी, और उस डैमेज एरिया में एक प्लग बनने की कोशिश करती है प्लेटलेट्स के द्वारा, वहां पे एक प्लग बन जाएगा जहां पे डैमेज हुआ है। उसके बाद वहां पे खून को रोकने के लिए सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, उसके बाद वहां पे क्लॉटिंग भी कराना पड़ेगा, ब्लड क्लॉटिंग भी कराना पड़ेगा, ताकि वहां पे ब्लड का लॉस ना हो। तो चोट लगने पर वहां पर शुरू हो जाते हैं कहीं ना कहीं क्लॉटिंग के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, कैसे कैसे स्टार्ट होना है, ठीक है। तो चोट लगने पे क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस समझना है। अब ये तो आपने समझ लिया, इसको समझे ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है। देखिए ब्लड क्लॉटिंग में क्या होगा, हमारे पास प्लेटलेट्स हैं, इसको मिटा दूं मैं, यहां पे लिखता हूं प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स हैं हमारे पास, आपने प्लग बना लिया, उस एरिया पे वो स्वेल कर गए हैं, फूल गए हैं, वहां पे इररेगुलर शेप के हो गए हैं, वहां इकट्ठा हो चुके हैं वो, ठीक है ना। लेकिन इससे खून रुकेगा नहीं, ये तो टेम्पोररी है, अभी ब्लड क्लॉटिंग करानी पड़ेगी, तब जाके क्लॉटिंग होगा, तब जाके वहां पे ब्लड बहना रुकेगा, ब्लड लॉस रुकेगा। तो उसके लिए प्रोसेस समझा रहा हूं मैं कि प्लेटलेट्स आपके पास है, शॉर्ट में देखेंगे, इसको नोट कर लिया। अब यहां पे मैं ब्लड क्लॉटिंग समझा रहा हूं मैं, तीसरा पॉइंट हम लोग समझ रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा किस प्रोसेस में आता है, हेमोस्टेसिस के अंदर हम लोग समझ रहे हैं, ये पूरा स्टेज है, ये स्टेप बाई हो रहा है। तो पहला दूसरा तीसरा स्टेप में हम लोग आ चुके हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसमें क्या होगा, प्लेटलेट और उसके बाद अपने पास क्या है, प्लेटलेट के अलावा जहां आपको चोट लगी है उस टिश्यू को ले लो, क्योंकि वहां के ब्लड वेजल्स क्या होंगे, रप्चर हुए होंगे, वहां के ब्लड वेजल्स में रप्चरिंग हुई होगी। तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं इंज्योर्ड टिश्यू, जिस टिश्यू में चोट लगी है, जो घायल हुई है टिश्यू उत्तक, ठीक है ना, ये आपका हो गया। उसके बाद बात करें प्लेटलेट जो होगा, ये प्लेटलेट एक फैक्टर बनाएगा, ये एक फैक्टर बनाएगा, प्लेटलेट फैक्टर 3, ठीक है, प्लेटलेट फैक्टर 3 ये बनाएगा, फैक्टर 3, प्लेटलेट फैक्टर 3 ये बनाएगा। और इंज्योर्ड टिश्यू जो होते हैं ये बनाएंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन, अभी बताया था मैंने, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है ना, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रकार का प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रकार का प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है, यानी प्रोथ्रोम्बिन जो आपके ब्लड में है, याद कीजिए ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, फाइब्रिनोजेन भी होता है, जो आपके ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, अभी प्रो है वो प्रो, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, वो करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसी को प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर भी बोलते हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये दोनों मिलके बनाएंगे प्रोथ्रोम्बिनेज, ठीक है। और ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को जो आपके ब्लड में रहती है पहले से ही, पहले बताया था, प्रोथ्रोम्बिन क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिनेज थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में उसको कन्वर्ट कर देगा। और यहां पे कहीं ना कहीं कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, बिना कैल्शियम का कुछ नहीं होने वाला है, कैल्शियम आयन चाहिए, कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में चाहिए होता है, आपको पता है, कैल्शियम आयन मैंने पढ़ाया भी है, पूरा मिनरल्स आपको। आगे चलते हैं, अब मैं बात करता हूं कि फाइब्रिनोजेन भी आपके ब्लड में होता है, याद है फाइब्रिनोजेन, मैंने सब कुछ पढ़ाया है कि ब्लड क्लॉटिंग में इसका भी रोल है। फाइब्रिनोजेन क्या होगा, फाइब्रिनोजेन थ्रोम्बिन जो बन चुका है, इन थ्रोम्बिन की सहायता से, थ्रोम्बिन जो भी बन चुका है
थ्रोम्बिन, और प्लस यहां पे भी कैल्शियम आयन चाहिए, बिना कैल्शियम का नहीं होने वाला ब्लड क्लॉटिंग। थ्रोम्बिन की सहायता से ये बदल जाएगा फाइब्रिन और फिब्रिल में, फाइब्रिन एंड फिब्रिल, फाइब्रिन और फिब्रिल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो है फाइब्रिन और फिब्रिल, ये क्या है, ये फाइब्रिन के थ्रेड्स हैं, एक प्रकार का थ्रेड्स। तो यहां पे फाइब्रिन के, ये मैं बता रहा हूं, फाइब्रिन के थ्रेड्स बन जाएंगे, थ्रेड्स, धागे नुमा पूरा थ्रेड्स बन जाएंगे। और यहां इस एरिया में ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि फाइब्रिन के पूरे फाइब्रिन थ्रेड्स आ चुके हैं और आरबीसी डब्ल्यूबीसी को पकड़ लेंगे। ये जो ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, अब यहां पे फंस जाएंगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी। ये फाइब्रिन फिब्रिल के थ्रेड्स बन चुके हैं, पूरे धागे, ऐसा लगेगा कि यहां पे आ चुका है। तो अब ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी को पकड़ लेंगे उस डैमेज्ड वाली जगह पे जहां से ब्लड लॉस होने के चांसेस है। इस जाल में से आरबीसी डब्ल्यूबीसी अब ब्लड का नहीं निकल पाएगा, यानी कि आपका ब्लड लॉस रुक जाएगा, यानी ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, यहां पे ब्लड का क्लॉट बन जाएगा। आरबीसी डब्ल्यूबीसी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इस थ्रेड से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जो कि बना है फाइब्रिल और फिब्रिल का। कैसे बना, ये प्रोसेस देख लीजिए। ये है आपका ब्लड क्लॉटिंग, लेकिन ये किसके अंदर आता है, ये हेमोस्टेसिस प्रोसेस के अंदर आता है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। उसके अंदर में स्टेप 1 क्या था, वैस्कुलर स्पैज्म। वैस्कुलर स्पैज्म मतलब लोकल लेवल पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उस एरिया में जहां पे आपका ब्लड वेजल्स कटी है, और वहां एरिया नैरो हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। दूसरा होगा फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग्स, प्लेटलेट का प्लग बनेगा, प्लेटलेट्स उस डैमेज एरिया में पहुंच जाएंगी, पहुंचने पर जहां चोट लगी है और उस एरिया में जाके वो स्वेल कर जाती है और इररेगुलर शेप की हो जाती है। इस इररेगुलर शेप के होने के कारण वहां पे प्लेटलेट्स उस डैमेज एरिया में एक प्लग बनाने की कोशिश करती है, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट प्लग। उसको प्लेटलेट प्लग बोलते हैं, जो कि टेम्पोररी है। ये अकेला तो ब्लड के लॉस को नहीं रोक पाएगा, यह अकेला ब्लड के लॉस को नहीं रोक पाएगा, ब्लड बहता ही रहेगा। इसीलिए वहां पर ब्लड का क्लॉट बनना जरूरी है। कैसे, ऐसे। तीसरा प्रोसेस ब्लड क्लॉटिंग, पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया। तब जाके ये जब बनेगा ना, तब इस जाल से, इस थ्रेड से डब्ल्यूबीसी आरबीसी लीक आउट नहीं करेंगे, तो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा, वहां पे ब्लड लॉस रुक जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड क्लॉटिंग, जो आपको पूरा जानना था। 3 से 5 मिनट में क्लॉट बन जाता है। 3 से 5 मिनट में आपका जो ब्लड क्लॉट है, थक्का जो है ब्लड का, वो बन जाता है। और 1 से आधे घंटे के आसपास ब्लड क्लॉट सिकुड़ता है। याद कीजिए, ब्लड क्लॉट को सिकुड़ाने में भी प्लेटलेट्स का योगदान है। तो 1 से आधे घंटे में ब्लड क्लॉट सिकुड़ता भी है। क्लॉट बनने के 1 से आधे घंटे बाद ब्लड क्लॉट सिकुड़ता है, ताकि ब्लड वेजल्स के टूटे हुए हिस्से पास पास आ जाए, ताकि सिकुड़ेगा। तो ब्लड वेजल्स के जो टूटे हुए जो हिस्से होंगे वो पास पास आ जाएंगे, और क्लॉट के सिकुड़ने पर वहां से एक फ्लूइड निकलता है, जिसे सीरम बोलते हैं। सीरम, याद कीजिए, सीरम सुना है, बालों वाली नहीं, सीरम की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या होगा कि 3 से 5 मिनट में क्लॉट बन जाएगा। ये क्लॉट बन गया। अब ये क्लॉट 1 से आधे घंटे बाद सिकुड़ेगा, इसमें सिकुड़न आएगी। सिकुड़ेगा तो क्या होगा, ब्लड वेजल्स के टूटे हुए हिस्से, जहां पे ब्लड वेजल्स है, जहां पे ब्लड वेजल्स टूटा है, जहां से ब्लड लॉस हो रहा है, तो वहां के जो टूटे हुए हिस्से हैं, ब्लड वेजल्स के टूटे हुए हिस्से पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। पास पास आने के बाद क्लॉट के सिकुड़ने पर, क्लॉट जब सिकुड़ेगा, तो क्लॉट के सिकुड़न से वहां का जो फ्लूइड है, वहां का जो फ्लूइड द्रव उससे बाहर निकलेगा। वहां का जो फ्लूइड है, वहां से एक फ्लूइड बाहर निकलेगा, क्योंकि क्लॉट सिकुड़ रहा है। तो क्लॉट के सिकुड़ने से वहां से एक फ्लूइड बाहर निकलेगा, और फ्लूइड बाहर निकलेगा तो उसी को बोलते हैं सीरम। सीरम, तो समझ में आया। क्लॉट के रिट्रैक्शन, क्लॉट के सिकुड़ने में भी प्लेटलेट का योगदान है, और उसी से क्लॉट बनने के आधे घंटे से 1 घंटे बाद वहां पे सिकुड़न होगा, और वहां से एक फ्लूइड बाहर निकलेगा, जिसको सीरम बोलते हैं। और सीरम होता क्या है, ब्लड। सीरम होता क्या है, ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज व्हाट, सीरम। सीरम, ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, कभी क्वेश्चन पूछे सीरम होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा दिया कि सीरम है क्या, ब्लड माइनस, ब्लड नहीं प्लाज्मा, यहां पे प्लाज्मा लिखे तो ज्यादा सही होगा। प्लाज्मा माइनस, प्लाज्मा जानते हैं ना, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, आपकी लिक्विड है। तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो भी क्लॉटिंग फैक्टर है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, उसको हटा दो, क्लॉट कराने वाले फैक्टर्स, कैल्शियम, प्लाज्मा में से वो हटा दो, जो बचा वो सीरम है, सीरम। तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम। और सीरम आप जानते हैं, जब वो सिकुड़ेगा क्लॉट 1 से आधे घंटे बाद, क्लॉट के
बनने के 1 से आधे घंटे बाद जब वो सिकुड़ेगा तो वहां से एक नॉर्मल फ्लूइड बाहर निकलेगा जिसको सीरम बोलते हैं, और वो सीरम होता क्या है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम। ये है ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ब्लड क्लॉट, सीरम जो वहां से फ्लूइड बाहर निकलता है, आपने देखा भी होगा। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए हमारे पास एंटीकोगुलेंट होते हैं। अब हम चाहते हैं कि ब्लड क्लॉट ना हो, हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, रक्त अगर बह रही है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए बॉडी में, लेकिन जब हमारे बॉडी में चोट लग जाए, ब्लड वेजल्स टूट जाए तो ब्लड क्लॉट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए मैंने समझा दिया। लेकिन अगर ब्लड क्लॉट बॉडी के अंदर ना हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए बताऊं, उसके लिए नॉर्मली एंटीकोगुलेंट आते हैं। एंटीकोगुलेंट जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होता है, एंटीकोगुलेंट ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है। पहला है हेपेरिन, ठीक है ना, हेपेरिन। इसको मास्ट सेल बनाते हैं, मास्ट कोशिका हेपेरिन को बनाते हैं, जो कि एंटीकोगुलेंट है, ब्लड क्लॉट नहीं होने देता है हेपेरिन। और दूसरा मैंने बताया भी था आपको पिछली क्लास में, बेसोफिल्स, याद है, लिम्फोसाइट्स में मैंने बताया था, है ना। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये मैंने आपको समझाया है कि बेसोफिल्स जो है ल्यूकोसाइट्स में मैंने बताया था इनफैक्ट। तो बेसोफिल्स की मैंने बात की थी ग्रेनुलोसाइट्स में। ग्रेनुलोसाइट्स जब मैंने आपको पढ़ाया था WBC के अंदर ग्रेनुलोसाइट्स, उस समय मैंने आपको बेसोफिल्स की बात की थी, वो भी हेपेरिन को बनाते हैं। आगे चलते हैं। हिस्टामिन, हिस्टामिन भी एक एंटीकोगुलेंट है, ये भी मैंने कल बताया था। हिस्टामिन ये भी ब्लड को थक्का नहीं होने देता है। अब नहीं होने देता है, एंटी की बात कर रहे हैं हम लोगों ने। कोगुलेंट कैसे होता है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है वो तो समझ लिया। अब ब्लड क्लॉट नहीं होने देना है, हमारे ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो ये एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, हिस्टामिन, ये भी आपको ध्यान रखना है। लीच की सलाइवा जो होती है, लीच, तीसरा जो जोंक होती है, लीच की सलाइवा, उसके लार में भी एंटीकोगुलेंट होता है, हिरुडिन। हिरुडिन, लीच के सलाइवा में भी एंटीकोगुलेंट होता है, हिरुडिन। आगे चलते हैं। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है, चौथा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो कि मलेरिया करती है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, उसके अंदर भी एंटीकोगुलेंट होता है, एनोफिलिन, उसके अंदर भी है, उसका भी एक अपना रोल है। हम लोगों ने मच्छर जब पढ़ेंगे आगे चल के, मैंने बताया भी बीच बीच में आपको, उसका भी रोल समझा दूंगा। एनोफिलिन उसके अंदर में एंटीकोगुलेंट होता है। जो ब्लड सकिंग वैम्पायर बैट होते हैं, वो चमगादड़ जो ब्लड सक करते हैं, ब्लड सकिंग वैम्पायर बैट, पांचवा नंबर, ब्लड सकिंग वैम्पायर जो बैट होते हैं उसके अंदर भी एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। वैम्पायर बैट, ब्लड सकिंग वैम्पायर बैट में ड्रैकुलिन होता है उसके अंदर में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रैकुलिन नाम का एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने कुछ यहां लिख दिया है, हेपेरिन एंटीकोगुलेंट, हिस्टामिन एक हो गया, लीच के सलाइवा में एंटीकोगुलेंट हिरुडिन, और उसके बाद आपके मॉस्किटो के सलाइवा में है एनोफिलिन, उसके बाद वैम्पायर बैट में है ड्रैकुलिन। 1 2 3 4 एंड 5 मैंने एंटीकोगुलेंट अभी आपको बताया, ठीक है ना। ये बनता है इन दोनों से। हिस्टामिन कल मैंने बात कर ली है, 2 एंटीकोगुलेंट ये और 3 यहां पे मैंने बता दी, ठीक है ना। थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया है पर देख लेना आप। तो ये आपको नॉर्मली ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ब्लड इज स्टोर्ड इन ब्लड बैंक्स, ब्लड बैंक में भी ब्लड स्टोर करते हैं। तो ब्लड बैंक में, जब ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर करते हैं तो वहां पर भी एंटीकोगुलेंट का यूज किया जाता है, नहीं तो ब्लड खराब हो जाएगा, वहां पर भी थक्का हो जाएगा, ब्लड का क्लॉट हो जाएगा। तो उसको रोकना है, हमें एंटीकोगुलेंट डालने पड़ते हैं। आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट को मिलाया जाता है ब्लड बैंक में, उसका क्या नाम है, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट। पहला है, लिख लेंगे आर्टिफिशियल, कृत्रिम एंटीकोगुलेंट, सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम ऑक्जेलेट। दूसरा है सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट। तीसरा है EDTA। ये सब ब्लड बैंक में मिलाए जाते हैं आर्टिफिशियली ताकि ब्लड क्लॉट ना करे। EDTA, सोडियम सिट्रेट, EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडिक एसिड, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मली ध्यान रखना है जो मैंने आपको समझा दिया, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और विटामिन के का भी रोल ब्लड क्लॉटिंग में होता है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। विटामिन के लीवर को चाहिए प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए, और प्रोथ्रोम्बिन का रोल मैंने ब्लड क्लॉटिंग में समझा दिया है। तो प्रोथ्रोम्बिन बनाना है तो लीवर बनाएगा, लेकिन लीवर तभी बनाएगा जब लीवर को विटामिन के मिलेगा। विटामिन के लीवर को चाहिए प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए, और प्रोथ्रोम्बिन का रोल आपने समझ लिया ब्लड क्लॉटिंग में। और ये एंटीकोगुलेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और ये आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट है, ब्लड बैंक में मिलाया जाता है, ब्लड बैंक के अंदर। सोडियम ऑक्जेलेट,
सोडियम सिट्रेट, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये EDTA के नाम से जाना जाता है। ये था आपका प्लेटलेट की जानकारी और उससे बेसिक रिलेटेड चीजें। डेंगू इसकी बीमारी आप जानते हैं, प्लेटलेट की कमी हो जाएगी तो डेंगू हो जाता है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए आपको, बहुत कम चांस है जिससे ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है ना। और फंक्शन ऑफ ब्लड की बात कर दूं, फंक्शन क्या है ब्लड की, तो डिलीवर्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को डिलीवर करता है टिश्यू तक, ऑक्सीजन को लेके जाएगा, CO2 को टिश्यू से लेके आएगा, तो डिलीवर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स का डिलीवरी करता है, विटामिन का डिलीवरी करता है, तो न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स का डिलीवरी करेगा, विटामिन का डिलीवरी करेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट का डिलीवरी करेगा, यूरिया हार्मोन्स का डिलीवरी करेगा, तो उनका सबका ट्रांसपोर्ट करा रहा है। जैसे बस होती है ना, आपको लेके जाती है, वैसे ये ब्लड जो है एक बस है, उसके अंदर में यूरिया भी मूव कर रहा है, हार्मोन भी मूव कर रहा है, विटामिन भी मूव कर रहा है, जितने न्यूट्रिएंट्स है सारे मूव कर रहे हैं, CO2 O2 सब मूव कर रहे हैं, पूरा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उनका, ठीक है ना। एंटीबॉडीज भी मूव कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। और मेंटेन करता है बॉडी का पीएच और टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। ब्लड टेम्परेचर और बॉडी का पीएच लेवल भी मेंटेन करता है और क्लॉट फॉर्मेशन भी करता है, जिससे ब्लड लॉस प्रिवेंट होता है। ब्लड का ही तो काम है ना क्लॉट बनाना, वो भी है। और डिफेंड करता है बॉडी को अगेंस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जो बीमारी करने वाले जीव होते हैं उससे हमारी बॉडी की रक्षा करता है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ब्लड के अंदर WBC पाए जाते हैं। और WBC के अंदर आपको पता है कि क्या पाया जाता है, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स, बाकी चीज आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है ना। तो ये था बेसिक ब्लड के फंक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई है। और ब्लड ग्रुप की नेक्स्ट लेक्चर इंतजार करें, और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर बताऊंगा ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, आर्टिफिशियल ब्लड और गोल्डन ब्लड क्या है, RH फैक्टर क्या है, रेहिसस मंकी से क्या लिया गया था, RH का मतलब क्या है, सबकी बात हम लोग करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।